आज के दिन में म्यूचुअल फंड एक सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट एवेन्यू माना जा रहा है। हर आदमी, चाहे कम पैसे वाले हों, अधिक पैसे वाले हों, कम पढ़े लिखे हों, अधिक पढ़े लिखे हों, हर आदमी का इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में है और कहता है कि मैं तो एसआईपी कर रहा हूँ, मैंने यहाँ इन्वेस्ट कर दिया, मैंने वहाँ इन्वेस्ट कर दिया। एंड बहुत सारी बातें आती हैं। हालांकि इसमें निश्चित रूप से योगदान सरकार का भी है, जो कई तरह के ऐड देते हैं और सबसे पॉपुलर ऐड है म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड बिल्कुल सही है। आज हम चर्चा करेंगे म्यूचुअल फंड के कुछ ऐसे सच के बारे में। यदि इस सच्चाई से आप रूबरू नहीं होंगे तो हो सकता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके आपको पछताना पड़े। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या अभी भी इन्वेस्टेड हैं और आगे इन्वेस्टमेंट और करेंगे, तो आपको यह जानना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिली हो जो पहले से आपको नहीं पता थी, या यह वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और यदि लगे कि इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो पहले से आपको नहीं पता थी, या यह वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो, तो कमेंट बॉक्स में जाके नो लिखें। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट जब करने जा रहे हैं तो हमें क्या अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं, जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फंड का हम सिलेक्शन करते हैं। फंड के सिलेक्शन के समय 99% जो इन्वेस्टर्स हैं वो उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को देखते हैं और उसके हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को देख के वे प्रभावित हो जाते हैं। या तो उस फंड के बारे में आपके पड़ोसी ने बताया, या आपके एजेंट ने बताया, जिसने कहा और आपने देखा कि 20-30% का CAGR है, आपको लगा कि ये पैसे तो 6 साल में दुगने होने जा रहे हैं हमारे, या 3 साल में दुगने होने जा रहे हैं, और वो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देख के हम इन्वेस्ट कर देखें। लेकिन ध्यान रखें कि इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी होती है कि उसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है। इसीलिए हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप फंड को इन्वेस्ट न करें। दूसरी गलतियां जो करते हैं कि जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमें बहुत अधिक जानकारी म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं है, तो कभी हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख लिया, कभी सोशल मीडिया देख लिया, कभी यूट्यूब देख लिया, कभी किसी पड़ोसी ने कुछ बता दिया, किसी एजेंट ने बता दिया कि ये फंड अच्छा है, ये फंड अच्छा है, वो फंड अच्छा है। तो ये करते करते मालूम होता है कि 10-12 फंड हमारे पोर्टफोलियो में हो जाते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान रखें, बहुत सारे फंड्स आप अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो ये ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का जो फ़ायदा है डाइवर्सिफिकेशन, उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। सो निश्चित रूप से बहुत सारे फंड्स अपने पोर्टफोलियो में ना रखें। तीसरी गलतियां जो करते हैं लोग कि खासकर जब एजेंट आपके पास आते हैं, एडवाइजर आपके पास आते हैं, वो कन्विंस करते हैं कि देखो ये पार्टिकुलर फंड अच्छा है, और खासकर वो सेक्टरल या थीमेटिक फंड आपको दिखाते हैं जिसमें 20-30-40% का CAGR रहता है। ये CAGR गलत नहीं है, CAGR होता है, लेकिन सेक्टरल या थीमेटिक फंड में सबसे बड़ी दिक्कतें ये हैं कि सेक्टर बेस्ड या थीम बेस्ड मूव करती हैं मार्केट में। इसका मतलब हो सकता है कि यदि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है तो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड काफ़ी बेहतर होगा। अभी फार्मा सेक्टर में ट्रंप साहब ने 100% का टैरिफ लगा दिया है, तो हो सकता है फार्मा सेक्टर जो पहले बहुत अच्छा था अब शायद खराब परफॉर्म करे। तो ये जो सेक्टरल या थीमेटिक फंड होते हैं, यदि इसके बारे में आपको जानकारी है तब इसका आप लाभ उठा सकते हैं। यदि आपको सेक्टरल या थीमेटिक फंड की जिस पर्टिकुलर सेक्टर में या जिस पर्टिकुलर थीम बेस्ड म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो निश्चित रूप से इसको अवॉइड करें। कहा कि हो सकता है कि साल 2 साल आपको ये बहुत अच्छा रिटर्न दे, साल 2 साल के बाद कुछ ऐसा हो जाए कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने पर अफसोस हो। तो ध्यान रखें, पार्टिकुलर सेक्टर जिसमें आप इन्वेस्ट करना जा रहे हैं, पार्टिकुलर थीम बेस्ड म्यूचुअल फंड जिसमें इन्वेस्ट करना जा रहे हैं, उसके बारे में जानकारी है तो निश्चित रूप से सेक्टर या थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करें, वरना ना करें। चौथी जो समस्याएं हैं, आजकल देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड बाजार में बहुत सारे NFO आते हैं। हालांकि NFO हमेशा आते रहते हैं, अभी कुछ अधिक NFOs आ रहे हैं, और खासकर यदि कोई एजेंट या एडवाइज़र आपके पास आते हैं NFO के मार्केटिंग के लिए, तो वो ये बात ज़रूर कहते हैं कि देखो इस फंड में यदि आप इन्वेस्ट करेंगे तो यूनिट 10 रुपये की मिलेगी, और इसी सेगमेंट का दूसरे म्यूचुअल फंड में जो स्कीम्स हैं उसका 700-600 रुपये NAV है। तो देखो वो 700 रुपये की NAV है, ये आपको 10 रुपये की मिल रही है। जनाब, इस चक्कर में कभी ना आएँ, बिकॉज ये नेट एसेट वैल्यू है। आप लोहा और की तुलना सोने से नहीं कर सकते, तो इस चक्कर में NFO में ना लगाएं कि उसकी यूनिट सस्ती है। यदि आपको लगे कि कुछ इनोवेटिव चीज़ इसमें है, कुछ नई चीज़ इसमें है, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी NFO जनाब ऐसा नहीं होता है कि आज यदि NFO बंद हो गया तो कल 10 रुपये का 25 रुपये हो जाएगा NAV, ऐसी नहीं होती है। सो यदि आपको बाद में भी लगे कि ये अच्छा है तो बाद में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है।
बिकॉज कि एनएफओ में एक बार इन्वेस्ट कर देंगे तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ नहीं है, एनएफओ को अवॉइड करें। एक टर्म्स है म्यूचुअल फंड में टोटल एक्सपेंसेस रेशियो, कितना खर्चा होगा। आप जब पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो जो एएमसी के खर्चे कितने परसेंट होते हैं वो डिपेंड करता है, वो एनएवी उस यूनिट्स के एनएवी पर चार्ज होते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि एनएवी आपके बढ़े या एनएवी आपकी घटे, जो एक्सपेंसेस रेशियो हैं वो लगते ही रहते हैं। सो हाई टोटल एक्सपेंसेस रेशियो, जिस म्यूचुअल फंड में एक्सपेंसेस रेशियो अधिक है उस म्यूचुअल फंड को आप अवॉइड करें। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट बिहेवियर पे। हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। जैसे सबसे पहला चीज़, हम मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं। जनाब, मार्केट को टाइम कोई नहीं कर सकता है, तो ध्यान रखें कि खासकर एसआईपी जब करना है आपको तो हर समय जो है एसआईपी करने का सही समय है, तो उसमें मार्केट को टाइम ना करें। हाँ, ये जरूर देखें कि यदि मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा है तो खासकर लमसम इन्वेस्ट वाले उस समय उसमें अधिक इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उनको लगता है कि पता नहीं मेरी बस न छूट जाए। लेकिन आप यदि इस पर ध्यान से सोचेंगे तो आपको लगेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है मतलब बाज़ार महंगा है और आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, और बाज़ार जब गिरता है तो आप बेचने की कोशिश करते हैं, आपको लगता है कि पता नहीं मार्केट और कहाँ गिरे। ये तो जनाब नॉर्मल ट्रेडिंग का जो पैटर्न है उससे जस्ट उल्टा है। नॉर्मल ट्रेडिंग में हम सस्ता खरीदते हैं, महंगा बेचते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में सामान्य तौर पे हम महंगा खरीदते हैं, सस्ता बेचते हैं। इसलिए मार्केट को टाइम करने की कोशिश ना करें, ये पता नहीं मार्केट कहाँ नीचे जाएगा और कहाँ ऊँचा जाएगा। दूसरा बिहेवियर है कि हम अपने फंड को बहुत एक्टिवली मैनेज करते हैं, फ्रिक्वेंट स्विच करते हैं इस फंड से उस फंड, अरे इसमें ख़राब दे रहा है उसमें चले जाओ, उसमें चले जाओ, अभी निकालो फिर इन्वेस्ट कर लो। जनाब, हर स्विच और हर रिडम्पशन में दो चीज़ें आपको लगती हैं। पहला लगती है एग्जिट लोड और दूसरा लगता है कैपिटल गेन टैक्स। एग्जिट लोड सामान्य तौर पे नॉर्मली 1 साल के अंदर स्विच या रिडीम करेंगे तब एग्जिट लोड लगेगा, और यदि कोई गेन हुआ है तो आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जितना समय होल्ड किया उसके हिसाब से लगेगा। और एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि यदि फ्रिक्वेंट स्विच या आप रिडीम करते हैं तो जो कंपाउंडिंग का पावर है जो म्यूचुअल फंड में दिखता है वो आपके फ्रिक्वेंट स्विच या रिडम्पशन में आपको नहीं मिलेगा। एक और बिहेवियर इन्वेस्टर्स का होता है कि जैसा मैंने पहले बताया कि मार्केट ऊपर जाता है तो हम बड़ा इनकरेज होते हैं, एसआईपी में टॉपअप भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, और जैसे ही मार्केट नीचे होता है हमारी धड़कनें बढ़ जाती हैं और हम एसआईपी को या तो पॉज कर देते हैं या एसआईपी से निकल ही जाते हैं। जनाब, यदि आपने एसआईपी किया है तो जितना मार्केट वोलेटाइल होगा उतना आपको फ़ायदा होगा, और ख़ासकर मार्केट जब डाउनवर्ड जाता है तो, और यदि आप एसआईपी कंटिन्यू रखते हैं तो आपको सस्ती एनएवी की यूनिट्स मिलती है, और जब भी मार्केट ऊपर जाएगा साल 2 साल 3 साल के बाद तो आपको सारा रिटर्न जो है वो बेहतर मिलेगा। तो ध्यान रखें, फर्टिलिटी के टाइम में एसआईपी को ना ही पॉज करें ना ही डिसकंटिन्यू करें, उसको कंटिन्यू करें। तीसरी जो उम्मीदें होती हैं वो होती हैं रिटर्न एक्सपेक्टेशंस। यदि आप म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं पता है या आप नए नए इन्वेस्टर हैं तो आपके पास बहुत सारे सलाहकार आएंगे आपको, खासकर ये इंश्योरेंस सेक्टर में अधिक आते हैं, म्यूचुअल फंड में उसकी कंपेरिजन में कम आते हैं, जो कहते हैं कि इस पर गारंटेड रिटर्न्स है। जनाब, म्यूचुअल फंड में कोई गारंटेड रिटर्न्स नहीं है। ध्यान रखें कि जो भी रिटर्न आपको दिखा रहे हैं वो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस आगे क्या होगा ये मार्केट कंडीशन पर बताएगा। इसलिए गारंटेड रिटर्न की 10%, 12%, 20% मिलेगा ही मिलेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपने 10 सोचा है 15 मिल जाए, हो सकता है आपने 10 सोचा है 4% मिले। दूसरी जो उम्मीदें होती हैं, हम इक्विटी म्यूचुअल फंड की तुलना करते हैं फिक्स डिपॉजिट से और कहते हैं फिक्स डिपॉजिट बेकार है। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो देखो यहाँ 15% दे रहा है, बैंक में 6% या 7% दे रहा है। जनाब, ये फैक्ट्स बिल्कुल सही है कि बैंक 6 या 7% ही दे रहा है और इक्विटी म्यूचुअल फंड 10, 12, 15, 20, 25, 30% तक देता है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ें और हैं कि घोड़े की तुलना गधे से नहीं की जा सकती है। जनाब, इक्विटी में रिटर्न तो बेहतर है लेकिन उसका रिस्क कितना इन्वॉल्व है ये शायद आपको लोग नहीं बताते हैं। जबकि बैंक में जब फिक्स डिपॉजिट करेंगे आप तो रिस्क करीब करीब ना के बराबर है, बिकॉज इसमें 5 लाख रुपए तक DICC क्लेम से आपकी रकम जो है वो इंश्योर्ड है। एक और उम्मीदें हैं जो आपको सलाहकार दिखाते हैं, स्मॉल कैप और मिड कैप का आपको CAGR दिखाते हैं जिसमें देखते हैं 20%, 25%, 30% हुआ। लेकिन जनाब, मिड कैप और स्मॉल कैप काफ़ी वोलेटाइल होता है, हो सकता है 20% भी मिले, हो सकता है 2% भी मिल जाए। तो ये उम्मीदें ना रखें कि जो स्मॉल कैप में दिखाया रिटर्न वो रिटर्न आगे कंटिन्यू करेगा या जो मिड कैप में दिखाए वही आगे कंटिन्यू करे। हो सकता है उससे बेहतर भी हो। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द मार्केट, और मार्केट यदि वोलेटाइल है तो आपका रिटर्न भी उसी हिसाब से ऊपर या नीचे होगा। चौथा जो हम अवॉइड करते हैं चीज़ें वो है टैक्सेशन कॉस्ट। जैसा मैंने पहले चर्चा की
कि स्विच करेंगे या रिडीम करेंगे, तो उसमें एग्जिट लोड, दो कॉस्ट आते हैं, एग्जिट लोड और कैपिटल गेन। तो जब भी आप स्विच करें, रिडीम करें, इसको अवॉइड ना करें, इसको भी कंसिडर करें और उसके हिसाब से डिसीजन लें कि आपको स्विच करना है या रिडम्पशन करना है या नहीं करना है। इसके साथ साथ ये सब अवॉइड करने के साथ साथ भी आपका यदि पोर्टफोलियो बन गया तो पोर्टफोलियो मैनेज करना भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के टाइम में ये ध्यान रखें कि यदि आप 6 या 12 महीने के अंतराल में पोर्टफोलियो रिव्यू नहीं करते हैं तो आपको पछताना पड़ सकता है। सो हमेशा रिव्यू करें, 6 से 12 महीने के बीच में एक बार पोर्टफोलियो को रिव्यू करें। कभी कभी क्या होता है कि मैंने बताया कि स्मॉल कैप का ये म्यूचुअल फंड ले लो, उसने बताया कि स्मॉल कैप का वो फंड ले लो, तो ये कई लोगों से कांटेक्ट करेंगे और हर आदमी अपने परसेप्शन के हिसाब से सलाह देगा आपको। तो हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो में एक ही सेगमेंट के कई सारे फंड हो जाएं, और यदि ऐसे होते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है। तो इसको ध्यान रखें कि ऐसा ना करें, सोच समझ के आप इसको पोर्टफोलियो बनाएं। अब इस वीडियो के दूसरे पार्ट की बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के समय हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले म्यूचुअल फंड को यदि परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस देखें कि 5-6 साल तक कम से कम यदि कंसिस्टेंट परफॉर्मर यदि है कोई फंड तो उस फंड को सिलेक्ट किया सकता है। ऑफ कोर्स उसके साथ जो एसोसिएटेड रिस्क है इसको भी आपको देखना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो में 4 से 7 या 5 से 7 फंड रख सकते हैं, क्योंकि जितना नंबर ऑफ फंड्स कम होंगे उसको मैनेज करना, मॉनिटर करना काफ़ी आसान होता है। जो भी फंड लें वो अपने फाइनेंशियल गोल और टाइम हॉरिजन के हिसाब से लें। उदाहरण के तौर पे यदि आपके पास 10 साल या 15 साल का टाइम है तो आप स्मॉल कैप में जा सकते हैं। यदि आपके पास 7 साल या 8 साल का टाइम है तो लार्ज कैप या मिड कैप में जा सकते हैं आप। और यदि हालांकि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में रिटर्न का काफ़ी गैप है और उसी हिसाब से इसमें जो एसोसिएटेड रिस्क हैं इसके में काफ़ी डिफरेंस है। तो आप स्मॉल कैप लेंगे, लार्ज कैप लेंगे, फ्लैक्सी कैप लेंगे, क्या लेंगे ये डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल गोल पे और आपके पास कितना समय यानी कितने टाइम हॉरिजन है आपके पास, उसके हिसाब से आप म्यूचुअल फंड के सेगमेंट को सेलेक्ट करें। जैसे मैंने पहले चर्चा की कि यदि मार्केट वोलेटाइल है तो एसआईपी को कंटिन्यू रखें, कभी ना उसको पॉज करें न ही उससे एग्जिट हो। मान के चलें कि मार्केट डाउनवार्ड में यदि है तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है सस्ते यूनिट्स खरीदने के लिए, एक्यूमुलेट करने के लिए, जिसमें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फ़ायदा आपको मिलेगा। अपने पोर्टफोलियो को 6-8 महीने या एनुअली कम से कम रिव्यू जरूर करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हालांकि ये बहुत डिस्प्यूटेड मैटर्स है, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हमसे नाराज़ हो जाते हैं कि कुछ 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको कोई मेंटल एक्सरसाइज नहीं करना है। केवल फॉर्म भरने टाइम में, जब म्यूचुअल फंड का फॉर्म भरते हैं उस टाइम थोड़ा सा स्मार्टली आप एक्ट करेंगे तो आपको 1.5 से 2% का फ़ायदा होगा। सबसे पहली बात, यदि आप म्यूचुअल फंड ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म भरते हैं तो उसमें एक कॉलम आता है प्लान का। प्लान में 2 तरह का लिखा रहता है, डायरेक्ट प्लान या रेगुलर प्लान। यदि आप मेरा वीडियो अब ये देख रहे हैं और इससे कुछ जानकारी हुई है तो निश्चित रूप से आपको डायरेक्ट प्लान लेना चाहिए, रेगुलर प्लान नहीं लेना चाहिए। बिकॉज रेगुलर प्लान में एक्सपेंसेस रेशियो अधिक होते हैं, बिकॉज उससे कुछ कमीशन जो है उस एक्सपेंसेस रेशियो में से कुछ पार्ट जो है जो आपके एडवाइजर हैं उसको जिंदगी कमीशन के रूप में जाया जाता है, जो एनएवी का परसेंट के हिसाब से उसको पे किया जाता है। तो ध्यान रखें, यदि थोड़ी सी भी जानकारी दी आपको है तो आप डायरेक्ट प्लान को चूज करें, रेगुलर को अवॉइड करें। और दूसरी बात है कि एक कॉलम उसमें ऑप्शंस का भी होता है जिसमें ग्रोथ और IDCW लिखा होता है। IDCW मतलब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल प्लान। ग्रोथ का मतलब, इन दोनों प्लान में एक डिफरेंस है। ग्रोथ में जो पैसे आपके एप्रिसिएट हो रहे हैं, जो डिविडेंड के फॉर्म में जो पैसे मिल रहे हैं वो फिर उसको री इन्वेस्ट हो रहे हैं, इससे आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है। और दूसरा है IDCW, सामान्य शब्दों में कहें इसको तो आपके पैसे में जो डिविडेंड बनता है, क्योंकि आपका पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है, कुछ न कुछ डिविडेंड तो होता ही है उसका। तो वो डिविडेंड यदि आप निकाल लेते हैं, उसे आप मैंडेट देते हैं जो डिविडेंड बना वो हमें दे दें, तो होता क्या है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है उसका फ़ायदा आपको नहीं मिलता है। और दूसरी चीज़ें कि डिविडेंड जब आपको मिलता है तो आपको आपके इंडिविजुअल इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स पे करना पड़ता है। जबकि ग्रोथ ऑप्शन में, जिसमें कि जिस टाइम रिडीम करेंगे सारे पैसे एक ही साथ लेंगे, तो उसमें जनाब यदि लॉन्ग टर्म यानी 1 साल से अधिक का होल्ड किए हुए हैं तो 12.5% 1,25,000 के ऊपर जितने कैपिटल गेन होंगे उस पर लगेगा। यदि 1,25,000 तक ही कैपिटल गेन होता है
तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ध्यान रखें कि प्लान के टाइम में डायरेक्ट प्लान और ऑप्शन के टाइम में ग्रोथ ऑप्शन को ही चूज करें। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई म्यूचुअल फंड एडवाइज़र नहीं हूँ, न ही मेरे पास एमएफआई का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, न ही मैंने सेबी का कोई एग्ज़ाम पास की है, न ही मेरे ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई म्यूचुअल फंड पे क्लासेस चला करते हैं। ओपन डोमेन में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पर मैं अपने विचार आपके सामने रखा करता हूँ। मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। यदि सहमत हैं अच्छी बात है, यदि असहमत हैं तो असहमति का कारण जरूर बताएं, जिससे कि आने वाले वीडियो में इसमें सुधार ला सकूं। थैंक यू।